Good morning, dear students. Welcome to Be Positive classes, a destination for a best education. आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं. ठीक है. अब आपका जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको पेपर डाला था. पेपर का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन अभी नहीं होगा, अगली क्लास में हो जाएगा शायद तक. ठीक है. यदि रिस्पांस आएगा उसके बाद में पेपर देने का मेरा मतलब है कि आप तक क्वेश्चन पहुंच जाए. फिर इसके बाद में आप आंसर कहां से ढूंढते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है. और वैसे मैं यदि आप कमेंट करके कहोगे कि सर हमें आंसर चाहिए तो आंसर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. तो आंसर शीट आपको मिल जाएगी. अब देखो यहाँ पर हम आज टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और अगला टॉपिक आपका जेट ICAR BHU की दृष्टि से सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है. वैसे तो सारे टॉपिक क्या है, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर है जो अगला टॉपिक है वो है आपका वीड और खरपतवार. क्या बोलते हैं इसको? खरपतवार बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीड. ठीक है. अब सबसे पहले जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर वीड शब्द किसने दिया. सबसे पहले वीड शब्द किसने दिया? तो वीड शब्द किसने दिया यहाँ पर? तो वीड शब्द जेथ्रो टुल ने. जेथ्रो टुल ने वीड शब्द दिया था सबसे पहले. ठीक है. अब इसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो खरपतवार के जनक, फादर ऑफ वीड्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ वीड्स किसे कहा जाता है? जेथ्रो टुल को ही कहा जाता है. किसको कहा जाता है? जेथ्रो टुल को कहा जाता है. इन्होंने एक चीज और प्रस्तुत की थी यहां पर. क्या प्रस्तुत की थी? कि इन्हें फादर ऑफ जीरो टिलेज भी कहा जाता है. जीरो टिलेज कहा जाता है. फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है. और फादर ऑफ जीरो टिलेज भी कौन है? जेथ्रो टुल है. क्लियर है. यहां पर दो चीजें हैं. देखो, सबसे पहले वीड शब्द, यहां पर शब्द और लिख लो. वीड शब्द दिया किसने? जेथ्रो टुल ने. किसने दिया? जेथ्रो टुल ने दिया. और यदि यहां पर फादर ऑफ वीड्स कहा जाए तो किसे कहेंगे हम? यहां पर जेथ्रो टुल को कहेंगे. इसके बाद में फादर ऑफ जीरो टिलेज मतलब जीरो खेती, मतलब यहाँ पर भूपरिष्करण, जो शून्य भूपरिष्करण है, इसका फादर किसे माना जाता है? जेथ्रो टुल को माना जाता है. क्लियर है. इसके बाद में ये तो हो गई इसके वीड शब्द किसने दिया, खरपतवार का जनक किसे माना जाता है. और इसके अंदर यहाँ पर यदि जेथ्रो टुल का नाम आया तो मैंने यहाँ पर जीरो टिलेज भी यहाँ पर आपको बता दिया कि यहीं पर आपको समझ में आ जाए जीरो टिलेज का जनक किसे माना जाता है और वीड्स का जनक किसे माना जाता है. ठीक है. इसके बाद में यदि हम वीड्स की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं तो परिभाषा यहाँ पर देखो, वीड्स की परिभाषा क्या होगी? देखो, वे अनावश्यक पौधे जो आपके खेतों में अनचाहे और अनचाहे समय पर उग आते हैं, अपनी इच्छा से कहीं पर भी उग आते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आपके खरपतवार कहलाते हैं. क्लियर है. तो ऐसे पौधे, वे अनावश्यक पौधे जो अनचाहे आपके खेतों में उगाते हैं, अनचाहे समय पर अनचाहे आपके खेतों में उगाते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं. क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं. ठीक है. अब यहां पर खरपतवार जो होते हैं, ये आपके जो फसलें होती है उनमें क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं? ये आपकी जो फसलें होती है उनमें प्रमुख रूप से हानि पहुंचाते हैं. क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं.
और हानि की हम बात करें तो हानि लगभग कितनी प्रतिशत हानि पहुंचा सकते हैं खरपतवार? तो यहाँ पर 25 से 30% हानि पहुंचाते हैं। कौन? खरपतवार। कौन पहुंचाते हैं रे? खरपतवार 25 से 30% हानि पहुंचाते हैं। देखो वीड शब्द दिया जेथ्रो टूल ने, फादर ऑफ वीड्स कहा जाता है जेथ्रो टूल को, फादर्स ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है जेथ्रो टूल को। इसके बाद में परिभाषा, वे अनचाहे पौधे जो यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार। और खरपतवारों के द्वारा फसलों में होने वाली हानि, खरपतवारों के द्वारा फसलों में होने वाली हानि कितनी प्रतिशत है? 25 से 30% हानि होती है। क्लियर है? इसके बाद में यदि हम यहाँ पर इसके जो खरपतवार है उसके बारे में आगे चर्चा करें तो यहाँ पर यदि मान लो आपने बुआई कर दी फसल की, क्या कर दी? बुआई कर दी। अब किसकी बुआई की है? फसल की। फसल की बुआई की है। क्या उस समय बुआई के समय खरपतवार होते हैं वहां पर? नहीं, खरपतवार नहीं होते हैं। लेकिन ये खरपतवार अंकुरित होते हैं फसल के साथ साथ। और आपको पता होना चाहिए कि खरपतवारों की जो विशेषताएं होती है उनमें खरपतवारों की प्रमुख विशेषता यही होती है कि वो फसली पौधों की अपेक्षा जल्दी अंकुरित होते हैं, जल्दी वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इसलिए खरपतवार फसल के साथ साथ अंकुरित होंगे, मतलब थोड़ा एक दिन पहले हो जाएंगे लेकिन साथ साथ अंकुरित होते हैं, उसके बाद में फिर साथ साथ वृद्धि करते हैं। लेकिन खरपतवार क्या विशेषता है? जल्दी वृद्धि करके क्या करता है? ज्यादा वृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 1 माह बाद खरपतवार फसल बुआई के 1 माह बाद फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कितने माह बाद? 1 माह बाद फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतिस्पर्धा का मतलब जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, आपकी एक दौड़ की प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में आपके 2 कॉम्पिटिटर है, मतलब आप हो और एक और है, दोनों को दौड़ना है और जो वहां पर जाएगा वो पहले पहुंच जाएगा, वो जीत जाएगा, और जो रह जाएगा वो हार जाएगा। तो इसमें प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा मान लो चाहे से पोषक तत्व है, जल, पानी, या फिर आप कह सकते हो आपके खनिज पोषक तत्व है, और इसके अलावा आप कह सकते हो प्रकाश, वायु आदि की प्रतिस्पर्धा है। तो जो पहले ग्रहण कर लेगा वो जीत जाएगा और जो रह जाएगा वो रह जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है वो कब करते हैं? फसल के जो खरपतवार होते हैं वो बुआई के 1 माह बाद प्रतिस्पर्धा करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस समय तक क्या होते हैं? पर्याप्त वृद्धि करके फसल से प्रतिस्पर्धा। और उस समय तक प्रतिस्पर्धा कब तक नहीं होती है? जब तक कि हमारे भोजन की कमी ना हो जाए। जैसे मान लो आप लोग 2 बैठे हो क्लास के अंदर और एक रूम में, और मैं आपको आधी रोटी देता हूं, तो उसके अंदर आपकी प्रतिस्पर्धा होगी नहीं होगी? और मैंने आपको 20 रोटियां रख दी है, अब आराम से खा लोगे? क्या लड़ाई होगी आप दोनों में? नहीं, यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी। और जब आधी रोटी रखी है तो उसमें क्या होगी? आपकी लड़ाई होगी। तो यहाँ पर जब पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, जल की मात्रा कम हो जाएगी, और 1 माह बाद पौधे क्या हो जाएंगे? वृद्धि करके बड़े हो जाएंगे, तो उनको पोषक तत्व और जल की मात्रा भी ज्यादा चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में इसको उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद में यहां पर लिखो आप राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर, एमपी। कहाँ पर है? जबलपुर। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी में। कहाँ पर है?
राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर एमपी में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। ये नोट कर लेना आप, ठीक है, यहाँ पर लिख लो 1988, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि सबसे पहले हम खरपतवारों की जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो सबसे पहले कौन से खरपतवार नाशी का विकास हुआ था या आविष्कार हुआ था? तो सोडियम आर्सेनेट का विकास हुआ था। तो यहां पर लिख लो आप, विश्व में सोडियम आर्सेनेट का प्रयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया गया। किसका प्रयोग किया गया? सोडियम आर्सेनेट का। किसका प्रयोग किया गया रे? सोडियम आर्सेनेट का विश्व में प्रथम शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया गया। और ये 1940 के दशक में हुआ। कहां पर हुआ ये भी बता देते हैं, अमेरिका में। सोडियम आर्सेनेट को किसके रूप में प्रयोग किया गया? खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया गया। कब? 1940 में। कब? 1940 में इसका प्रयोग किया गया। और लगभग 1940 के दशक मान सकते हो, 10 सालों का जो समूह होता है उसमें प्रयोग किया गया था। इसके बाद में विश्व की प्रथम शाकनाशी कौन सी है? विश्व की प्रथम शाकनाशी कौन सी है? 2,4-D। कौन सी? अरे 2,4-D। इसका आविष्कार 1942 में किया गया। किसने किया? अमेरिका ने, ठीक है। अब यदि 2,4-D की बात करें तो विश्व की प्रथम शाकनाशी कौन सी है? 2,4-D है। और 2,4-D का आविष्कार कब हुआ? 1942 में। और किसने किया? अमेरिका ने किया। इसका मतलब यदि ऐसे पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम बार शाकनाशी का प्रयोग कहां पर किया गया, तो शाकनाशी का प्रयोग कहां पे किया गया? अमेरिका में। चाहे से वो सोडियम आर्सेनेट के रूप में हो, चाहे से किसके 2,4-D के रूप में, दोनों के रूप में ही इसका जो उपयोग किया गया था वो कहां पे किया गया था? अमेरिका में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में यदि 2,4-D का उपयोग अमेरिका में 1942 में किया गया, तो भारत में कब किया गया, कहां पर किया गया? तो भारत में 2,4-D का प्रयोग 1950 में किया गया। और कहां पर किया गया? पंजाब में। किसके खेत में? यदि ये भी पूछ ले तो गेहूं के खेत में। किसके खेत में? गेहूं के खेतों में या गेहूं की फसल में, ऐसे लिख लो, गेहूं की फसल में इसका उपयोग किया गया। किसमें किया गया? देखो, भारत में 2,4-D का प्रयोग 1950 में और पंजाब में किया गया। और किसकी फसल में किया गया? गेहूं की फसल में सबसे पहले इसकी प्रयोग किया गया था। अब यहां पर 2,4-D के अंदर भी हम जानकारी प्राप्त करें तो 2,4-D भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो सोडियम साल्ट है उसका सबसे प्रथम बार या सबसे पहले खोज हुई थी। किसकी? विश्व में प्रथम बार कौन सी 2,4-D की खोज हुई थी? तो यहां पर आप लिख सकते हो सोडियम साल्ट, 2,4-D सोडियम, 2,4-D सोडियम की खोज हुई थी सबसे पहले। जो सोडियम साल्ट वाली होती है उस 2,4-D का क्या हुआ था, यहां पर खोज हुई थी। यहां पर यदि हम बात करें कि भारत में
सर्वाधिक शाकनाशी का प्रयोग कौन सी फसलों में होता है? ये मान लो क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत में सर्वाधिक शाकनाशी का प्रयोग कौन सी फसलों में होता है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा या खपत किसमें होती है, आपका जो आंसर होगा वो होगा चाय व कॉफी। किसमें होगा? चाय व कॉफी में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है या सर्वाधिक खपत होती है। ठीक है। यदि इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक शाकनाशी का प्रयोग या हम बात करें कि भारत में जो शाकनाशी है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि आपकी जितने भी रसायन हैं, रसायनों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम विश्व की बात कर लेते हैं, फिर भारत की बात करते हैं। ठीक है। तो ये तो उतार लिया होगा आपने, जबलपुर एमपी में है, विश्व में सोडियम आर्सेनेट का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि विश्व में रसायनों के प्रयोग का क्रम। अब मात्रा के आधार पर है कि कितनी मात्रा है। तो यहां पर क्रम के अंदर देखें तो सबसे पहले शाकनाशी 3 प्रकार के होते हैं, शाकनाशी, आपकी कवकनाशी और कीटनाशी। ठीक है। तो शाकनाशी, इसके बाद में कीटनाशी, फिर इसके बाद में कवकनाशी। पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा शाकनाशी का प्रयोग होता है, फिर कीटनाशी का प्रयोग होता है, फिर कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, पूरे विश्व की बात करें। अब यदि भारत की बात करें, भारत में रसायनों के प्रयोग का क्रम मात्रा के आधार पर ये, तो यहां पर पहले सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कीटनाशी, फिर इसके बाद में कवकनाशी, फिर इसके बाद में शाकनाशी। सबसे कम प्रयोग किया जाता है किसका? शाकनाशी का, जबकि विश्व में कवकनाशी का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। और भारत में देखी जाए तो कीटनाशी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारत में रसायनों में प्रयोग करने का जो क्रम है वो कीटनाशी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है कि कौन से रसायनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो यहाँ पर कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी। यदि हम विश्व की बात करें तो शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी है। ठीक है। इसको याद करने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हो, एक क्रम याद कर लो, शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, जो शाकनाशी है इसको उठाकर उधर ले जाना है, फिर ये किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। तो शाकनाशी उधर चलेगी तो कीटनाशी, कवकनाशी और फिर क्या जाएगा लास्ट में? शाकनाशी आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। उतारिए इसको जल्दी से। अरे उतार लिए क्या? अब आगे देखते हैं कि विश्व में प्रति हेक्टेयर, पूरे विश्व की जो एवरेज निकाला गया उसमें देखा गया कि विश्व में प्रति हेक्टेयर या हेक्टर प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का प्रयोग कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है।
500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या किया जाता है, आपकी शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम आगे देखें तो इसके बाद में यदि हम आगे देखें भारत जो है, भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का प्रयोग और ये हो जाएगा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में कितना किया जाता है, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये औसत है। मान लो पंजाब में ज़्यादा किया जाता है, हरियाणा में ज़्यादा किया जाता है, राजस्थान में कम किया जाता है। तो ये शाकनाशियों का जो प्रयोग है, उनकी मात्रा है कि कितने किलोग्राम किस में है, शाकनाशी की जो खपत है वो कितनी है, प्रयोग है या कितना है। तो यहाँ पर विश्व में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद में विश्व में यदि हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक शाकनाशी का प्रयोग या खपत करने वाला देश, क्या सर्वाधिक प्रयोग करने वाला जो देश है तो वो है आपका जापान। ठीक है, क्या है, जापान है और ये है 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करता है, ये खरपतवारनाशियों का प्रयोग करता है, शाकनाशियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में शाकनाशी का प्रयोग और वो है 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और कौन सा देश है, जापान। जापान में सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, यहाँ पर शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा शाकनाशी खपत, यदि विश्व में सर्वाधिक खपत, विश्व में सर्वाधिक शाकनाशी खपत यूएसए। यहां पर दो चीजें देखो, मात्रा, सर्वाधिक मात्रा कौन प्रयोग करता है, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जापान प्रयोग करता है। लेकिन इसमें क्षेत्रफल कम है या फिर खेत के जो आकार है वो बहुत कम है, या औसत तो देखा गया कितना 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लेकिन यूएसए से कम खेती होती है यहाँ पर, किसमें, जापान में। इस वजह से सबसे ज्यादा मात्रा में जो खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया जाता है या खपत होती है वो कौन सा देश है, आपका यूएसए है। ठीक है, इसके बाद में भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी, भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी, भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान था, लेकिन ये अब बंद हो गया है, अब बंद, बैन लग गया इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद में यदि हम बात करें कि यहाँ पर देखो भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, आइसोप्रोट्यूरान था, जो अब बंद हो गया है, और अब इसकी जगह जो आपका मास्टर हर्बिसाइड है वो है पेंडीमेथालिन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अब लगाकर लिख लो, संकेत होना चाहिए कि अब किसका प्रयोग किया जाता है, पेंडामेथालिन का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, आइसोप्रोट्यूरान था, अब बंद हो गया है, और उसके जगह क्या हो गया, अब बंद क्यों हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो आपके
गेहूं में फेल्ड्रिस माइनर है वो इसके प्रति प्रतिरोधी हो गया, मतलब इस रसायन को डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, डाल दोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही ग्रोथ करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, तो ये प्रतिरोधी हो जाने के कारण अब इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और इसके स्थान पर कौन सा आ गया अब, पेंडिमेथालिन। अब यदि हम इसकी बात करें तो आइसोप्रोटीरान की जगह सल्फोसल्फ्यूरान आया है, लेकिन इसका प्रचलन अभी नहीं है। कौन सा आ गया है, सल्फ्यूरान सल्फोसल्फ्यूरान आया है किसकी जगह, आइसोप्रोटीरान की जगह सल्फोसल्फ्यूरान आया, लेकिन सल्फोसल्फ्यूरान का अभी प्रचलन नहीं है, इस वजह से इसका कम प्रयोग किया जाता है। पेंडिमेथालिन और पेंडामेथालिन जो है, पेंडिमेथालिन है, इसको मास्टर ऑफ हर्बिसाइड कहा जाता है। मास्टर ऑफ क्या कहा जाता है, हर्बिसाइड कहा जाता है इसको, इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, यहां पर आइसोप्रोटीरान, जैसे मान लो दो व्यक्ति है, दोनों क्या है, एक जैसे मान लो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी है। ठीक है, अब दो है, दोनों व्यक्ति अमीर है, लेकिन एक क्या है, कम अमीर है थोड़ा, और एक ज्यादा है, एक के पास ज्यादा पैसे, एक के पास कम पैसे हैं। अब ये प्रथम स्थान पर था, ये सेकंड स्थान पर था। ठीक है, अब मान लो ये नष्ट हो जाए, ये समाप्त हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये था, दूसरे नंबर पर ये था, जब इसको हटा दिया गया तो अब ये है ही नहीं, तो कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो ये फर्स्ट स्थान पर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, उतार लिया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, सारी चीजें आप अच्छे से नोट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जामों में, जब मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा तो उसमें देख लेना आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर राजस्थान में, हम राजस्थानी है ना, तो राजस्थान में सर्वाधिक, देखो यहां पर विश्व में सर्वाधिक मात्रा में शाकनाशी का प्रयोग, विश्व में सर्वाधिक शाकनाशी की खपत, तो राजस्थान में सर्वाधिक शाकनाशी की खपत, कौन सी शाकनाशी है जिसका राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो जो राजस्थान की शाकनाशी है वो है बेंथियोकार्ब का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। किसमें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है किसका, बेंथियोकार्ब का। ठीक है, यहां पर यदि हम खरपतवार पढ़ रहे हैं तो खरपतवारों का राजा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फेल्ड्रिस माइनर को, कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम घास या फिर कांग्रेस घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस, फोरस कुछ भी कर लो, फोरस। ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, टेरो आएगा यहाँ पर, हिस्टेरोपोरस। ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, खरपतवारों का राजा। इसके बाद में यदि हम बात करें, मैंने पहले भी आपको लिखा दिया था, बीज जब पढ़ाया था तब, बीज अधिनियम के अनुसार खरपतवारों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, 1% से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब यहां पर पूरी लाइन ही लिख लो आप,
खरपतवार नियम या अधिनियम, या फिर इसको ऐसे कह दो खरपतवार अधिनियम, नहीं इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, बीज अधिनियम के अनुसार, हाँ ऐसे लिख सकते हो इसको, बीज अधिनियम के अनुसार फसलों के बीजों में खरपतवारों के बीजों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1% से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 1% से कम, कितनी होनी चाहिए, 1% से कम होनी चाहिए। ये आपकी खरपतवारों की सामान्य जानकारी कंप्लीट हुई। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ कितने मिनट की क्लास हो गई। चलो, ये आपकी सामान्य जानकारी। इसके बाद में हम कल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन लगभग 2 क्लासों में पूरा होगा। ठीक है, इसके बाद में अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। क्लास रेगुलर लीजिए और मज़े करते रहिए।